पान की शॉप है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मगर बचपन का टाइम पर थोड़ी सी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। मेरे घर में लड़कियों की शादी मैक्स टू मैक्स 23 तक हो जाती है, 22 23 तक हो जाती है। मेरी खुद की एल्डर सिस्टर की शादी 23 पर हो गई थी, मगर इंटरव्यू में मेरा 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। वो 1 मार्क्स मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। हम दोनों उस रिज़ल्ट के बाद में रोते थे और फिर पढ़ते थे, फिर रोते थे, फिर पढ़ते थे, मगर हमें पढ़ना जारी रखना पड़ा क्योंकि Hi, I'm Nishi Gupta and I secured rank 1 in UP PCSJ exam 2022 और I am here to share my journey through this platform. मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान जोश टॉक्स के वीडियोस देखे हैं मोटिवेशन के लिए एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ पर आज अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ। आई होप कि इससे किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा। मैंने अपनी स्कूलिंग कानपुर से कंप्लीट की थी और मैंने अपना BA LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2020 में कंप्लीट किया था और मेरा LLM भी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही कंप्लीट किया था 2022 में। मेरी फैमिली में कोई भी लीगल बैकग्राउंड का नहीं है, तो इस लीगल बैकग्राउंड में जाने के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। एक्चुअली मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, उनकी पान की शॉप है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मगर बचपन का टाइम पर थोड़ी सी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। जब मैं छोटी थी, हम स्कूल में थे, तब उस टाइम पर ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी थी इकोनॉमिकली। मुझे याद है कि मेरे सिस्टर और मैं दोनों हिंदी मीडियम स्कूल में जाते थे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ़ मेरे भाई का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो पाया था और मेरी दीदी मुझसे 1 साल बड़ी ही थी, तो मैं हमेशा उसकी पुरानी बुक से ही पढ़ती थी कि वो 8th में चली गई है, तो मैं उसकी 7th क्लास की बुक से पढ़ रही हूँ। बहुत समय बाद जब उसका स्कूल चेंज हुआ था, तब मैंने भी न्यू बुक से पढ़ना स्टार्ट किया था। मगर जब मैं कॉलेज में गई, तब तक हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हो गई थी। उन डेज़ में भी पूरे स्कूल टाइम से लेके कॉलेज तक जब तक मैं गई, मेरे फादर ने कभी ये फ़ील नहीं होने दिया ऐसा है। लेकिन आप जब अब ऐसी फैमिली में होते हो, तो आप थोड़ा-सा खुद से भी समझते हो कि कैसे क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं, तो एज़ सच गाइडेंस के लिए आपके पास कोई नहीं होता है। लेकिन तब भी मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि जब मैंने बोला कि मैं लीगल फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा से ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा कि वो खुद तो बहुत नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे सारे भाई-बहन, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे सारे भाई-बहन अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मैटर करती है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे घर में मैं पहली पहली लड़की हूँ या पहला इंसान हूँ जो कहीं बाहर पढ़ने गया। बहुत बाहर मैं नहीं गई थी, मैं कानपुर से प्रयागराज ही गई थी। तो जब जाना था, उस समय पे भी होता है रिलेटिव्स कहते हैं कि क्यों बाहर पढ़ने भेजना है, क्योंकि कभी कोई नहीं गया, कोई एग्ज़ाम्पल था नहीं। पहली लड़की अगर जा रही है तो बाहर क्यों जा रही है? मगर तब भी मेरे पापा काफ़ी सपोर्टिव रहे। लोगों के मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे भेजा कि मैं कानपुर से प्रयागराज ही गई मगर मैं गई। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, शायद मेरी फैमिली में मैं वो चेंज लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बाद मेरे सारे भाई-बहन बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं वो चेंज हूँ, जिसने अपनी फैमिली में ये चेंज लाया है। लीगल फील्ड में जाने का डिसीज़न मेरा अपना खुद का था, क्योंकि जब आप स्कूल में इस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सिविक्स वगैरह, तो तब से ही मुझे राइट्स और ड्यूटीज़ इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तभी से मैंने ये सोचा था कि मैं लीगल फील्ड में ही जाऊँगी। आफ्टर 12th मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्लैट एग्ज़ाम दूँगी, अब BA LLB करूँगी। तब मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में कंप्लीट की है और एंट्रेंस एग्ज़ाम हमेशा इंग्लिश मीडियम में रहता है। तो मीडियम स्विच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारे इंडिया में वैसे भी इस चीज़ का बहुत फोमो है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आना चाहिए और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बड़ा बना कर रखा है। तो वो चीज़ मेरे साथ भी थी। मगर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती ही हो। तो जब मैं मीडियम स्विच कर रही थी उस समय पर, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मगर मैंने प्रैक्टिस की और किसी तरीके से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया। फिर जब मैं कॉलेज में गई, तो वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम कोर्स ही था। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि आप पूरे कोर्स के दौरान अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि आपके आस-पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप उस चीज़ में उनसे पिछड़े हुए हो। मैं कंज़र्वेटिव फैमिली से आती हूँ। मेरे घर में लड़कियों की शादी मैक्स टू मैक्स 23 तक हो जाती है, 22-23 तक हो जाती है। मेरी खुद की एल्डर सिस्टर की शादी 23 पर हो गई थी। मगर मेरे फादर ने मुझे टाइम दिया कि मैं पढ़ सकती हूँ। अभी मैं 27 इयर्स की हूँ और अभी भी कोई मेरे घर में मेरी शादी की बात नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ जो ये 5 इयर्स का टाइम था, मेरे पापा मुझे अभी भी कहते हैं, जैसे वो ये कहते थे कि BA LLB कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो मेरी शादी कर देंगे 2020 में ही।
मगर फिर उन्होंने देखा कि मैं पढ़ रही हूँ, मैंने एमपी एग्ज़ाम दिया, मैं इतनी आगे जा रही हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, तो उन्हें भी ये चीज़ लगी कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ आपको वापस मिलना चाहिए ना, कि अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसकी सक्सेस हो, वो करता रहे, उसको उस चीज़ का फल मिल जाए। तो उन्होंने वेट किया, बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत जगह से रिश्ते आते हैं, शादी करा दो, ये कर दो, मगर उन्होंने उस प्रेशर को मेरी जगह पर झेला है, क्योंकि ये बातें मुझ तक नहीं आती थी, मेरे फादर तक आती थी, कभी-कभी मम्मी बता देती थी, मगर मेरे फादर ने उस प्रेशर को झेला है कि रिलेटिव्स कह रहे हैं, तब भी वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं पढ़ती रहूँ। मैंने अपने कॉलेज के दौरान अपनी इंग्लिश पे काफ़ी काम किया, प्रिपरेशन की, बोलने की प्रैक्टिस की, और इवेंचुअली फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में, मैं अपने कॉलेज में हमेशा रैंक होल्डर्स में ही रहती थी। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर करके बस आपको अपने एम की तरफ ही चलना होता है। ये चीज़ मुझे लगी। फिर उसके बाद मेरा बीए एलएलबी, जब मैं 2019 में अपने 4th ईयर 5th ईयर में थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज़ में ही जाना है। जुडिशियल सर्विसेज़ में जाने के लिए सबसे पहले आपको ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है, आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, कैसे पढ़ना स्टार्ट करो? आपके पास गाइडेंस नहीं होता है तो। मेरे पास गाइडेंस था, मेरे सीनियर्स थे, दोस्त थे, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि ये जो पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनकी वैकेंसी बहुत अनसर्टेन होती है। कोई सर्टेनिटी नहीं रहती कि कब एग्ज़ाम का पेपर होगा, कब वो कंप्लीट होगा, और तीनों स्टेजेस प्री, मेंस, इंटरव्यू कितना टाइम लेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है, वो डील करना बहुत, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इसके लिए ये है कि अगर आप इन सर्विसेज़ में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये चीज़ ढूँढो कि आप क्यों जाना चाहते हो। अगर वो आपका जो व्हाय है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब अगर आप किसी को देख के सोच रहे हो कि हाँ, ये जुडिशियल ऑफिसर है तो मुझे भी जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो ये चीज़ बहुत आपको लॉन्ग टर्म पे काम नहीं करेगी। आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशंस हैं कि इवेंचुअली थोड़े दिनों बाद क्या होंगे, ये कम हो जाएँगे, ये खत्म हो जाएँगे। फिर आप उस टाइम को कैसे मैनेज करोगे, कहाँ से मोटिवेशन लोगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मैंने भी जब 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, तब कोविड था। तो कोविड के टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और डिफ़िकल्टी के थे, तो आप उस चीज़ में थे। और उसके बाद वैकेंसी की अनसर्टेनिटी, पढ़ते रहना था। जब वैकेंसी आई, यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी तो 2022 में आई, मगर उससे पहले मैं एमपी और राजस्थान के एग्ज़ाम्स में अपीयर हुई थी। एमपी के एग्ज़ाम में भी मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तक मैं गई थी, मगर इंटरव्यू में मेरा 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। वो 1 मार्क्स मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से एक मतलब टॉपर टाइप की स्टूडेंट रही हूँ। स्कूल में भी मैं अच्छी थी, पढ़ाई में, कॉलेज में भी मैं अच्छी थी। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो लाइफ़ का मेरा पहला फेलियर था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे उसे कैसे डील करना है। फेलियर से डील करना आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और जब इवेंचुअली आप उस फेलियर को डील, मतलब आप अपने आप से ही सीखते हो। तो वो मेरा पहला फेलियर था। मुझे आज भी याद है कि इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था 24th ऑफ अप्रैल, और 29th अप्रैल को मेरा राजस्थान का मेंस का पेपर लगा था। तो मुझे 24th अप्रैल को अपना रिज़ल्ट देखने के बाद में इतना मतलब डीमोटिवेशन हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मगर तब भी आपको पढ़ना था क्योंकि आपको राजस्थान का मेंस देने जाना था। मैं अपनी पढ़ाई मेरी एक फ्रेंड के साथ ही करती थी। हम दोनों उस रिज़ल्ट के बाद में रोते थे और फिर पढ़ते थे। फिर रोते थे, फिर पढ़ते थे, मगर हमें पढ़ना जारी रखना पड़ा क्योंकि हमें दूसरा एग्ज़ाम देने जाना था। तो उस फेलियर को डील करना वही चीज़ है, आपका इंटरनल मोटिवेशन जो होगा वो चीज़ आपको सपोर्ट करती है। तो उससे ही आप आगे कंटिन्यूटी में अपनी प्रैक्टिस रख सकते हैं। अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इन चीज़ों में आए होंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। फिर मैंने राजस्थान का एग्ज़ाम दिया, लेकिन राजस्थान में भी मैंने प्री मेंस क्वालीफाई कर लिया था। इंटरव्यू के स्टेज पे मैं 1 मार्क से फिर से सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या आप कैपेबल हो? क्या आपको इस सर्विसेज़ में जाना चाहिए कि नहीं? तो वो जो सेल्फ डाउट वाला पीरियड होता है, उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इस चीज़ से ही था कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। कभी ना कभी आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बस वही है कि हमें धैर्य रखना होता है कि आप अपना पेशेंस रखो। एमबीए और राजस्थान में मेरा इंटरव्यू स्टेज पर नहीं हुआ था। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो आप एक प्रोसेस में होते हो कि वो एग्ज़ाम 10 महीने तक चल रहा है, आप उसी में लगे हुए हो, उसी के लिए पढ़ रहे हो, डिफरेंट स्टेजेस पे पार्ट बन रहे हो, और फिर इवेंचुअली एक दिन रिजल्ट आता है और आप उससे बाहर हो जाते हो और वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। आपको फिर से प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है। तो उस समय पर भी क्या होता है कि जब आप 2 में फेल होते हो तो आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कैपेबल नहीं हो। जब यूपी का एग्ज़ाम आया था उस समय भी ये नहीं पता था ना कि यूपी में भी मैं प्री क्लियर कर लूँ, मेंस क्लियर कर लूँ या मैं इंटरव्यू क्लियर कर ही लूँगी। मुझे याद है कि मुझे मेरे एमपी के एग्ज़ाम में या राजस्थान के एग्ज़ाम में इतना डर नहीं लगा था जितना मुझे यूपी के एग्ज़ाम में था कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? मैं क्या करूँगी? मतलब इसमें नहीं होना चाहिए।
यूपी के वैकेंसी का कोई सर्टेन नहीं होता कि अब वो कब आएगी। ये 2018 के बाद वैकेंसी 2022 में आई थी आफ्टर 5 इयर्स, तो वो बहुत ही मुश्किल था, इस चीज़ का बहुत प्रेशर था। सेकेंडली आपको ये भी होता है ना कि हाँ, अब घर में भी ये होता है कि इतने समय से पढ़ रही है, नहीं हो पा रहा है, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, आप खुद भी सोचने लगते हो इतने समय से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो सेल्फ डाउट की फीलिंग होती है, वो बहुत नॉर्मल है, वो सबके अंदर आती है। मगर वही है कि आपको बस विश्वास रखना है, आपके वो इनर मोटिवेशन को, अपने वाई को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप करते रहिए। यूपी में और ज़्यादा डरे हुए थे, जबकि और आपको और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका होम स्टेट में आप पेपर देने जा रहे हो, आपको ये क्लियर ही करना है, लेकिन वो चीज़ गड़बड़ थी क्योंकि 2 फेलियर्स के बाद आप इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे कि आप फ़ील कर रहे थे, ज़्यादा फेयर फ़ील कर रहे थे। इंटरव्यू में स्पेशली क्योंकि वहाँ पर तो सारा खेल ही आपकी पर्सनैलिटी का रहता है और जब आप ज़्यादा डरे होगे तो वहाँ पर आप कैसी पर्सनैलिटी शो करोगे, वो चीज़ बहुत मुश्किल थी। मगर कीप ऑन वर्किंग मैंने ऐसे किया कि मैं उस चीज़ को डील कर पाई। जब राजस्थान में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद में यूपी की वैकेंसी दिसंबर 2022 में आई। तब आपका इंटरनल मोटिवेशन थोड़ा-सा जागता है कि हाँ, यूपी मेरा होम स्टेट भी है, तो मुझे ये था कि ये एग्ज़ाम तो मुझे क्लियर ही करना है। मगर उस समय मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में थी। मैं मेरी फ्रेंड के साथ इलाहाबाद में पढ़ती थी, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास एक अच्छा स्टडी पार्टनर है, तो ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ हो सकती है। जनरली कहते हैं कि लड़कियाँ अच्छी दोस्त नहीं होती हैं और औरत ही औरत की दुश्मन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी होती हैं। मेरी जो स्टडी पार्टनर है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे और साथ में पढ़ने से क्या होता है कि आप दुगना पढ़ते हैं, कि 1 और 1 11 हो जाता है। हम दोनों का सिलेक्शन यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में ही हुआ। हम दोनों का एमपी और राजस्थान में नहीं हुआ था, लेकिन हम पूरे इस जर्नी में साथ में थे और साथ में पढ़ रहे थे। तो आपको अपने साथ के स्टडी पार्टनर से कॉम्पिटिशन नहीं रखना है, आपको उसका सपोर्ट बनना है। तो जब आप लोग साथ में पढ़ोगे तो वो डबल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो मेरे साथ मैं अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट भी उसको ही देती हूँ कि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती। मैं अपनी तैयारी इलाहाबाद में रहकर ही कर रही थी। मुझे याद है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास से काफ़ी बार निकलते थे कहीं जाने के लिए। वहाँ वॉल पर एक थॉट लिखा रहता है, बहुत बेसिक थॉट है, सबने सुना होगा कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो जब भी हम वहाँ से गुजरते थे, हम वो थॉट देखते थे, फिर ये लगता था नहीं, हाँ, उस थॉट को देख के मुझे आज भी अगर मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ तो मैं उस वॉल को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है। फिर 2022 में हमारा यूपीपीसीजे का एग्ज़ाम हुआ। जब इंटरव्यू स्टेज आई, तब मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू स्टेज से बाहर हुई थी। तो मुझे ये डाउट था कि मेरे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाती। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं काम रहूँगी, कंपोज़ रहूँगी, अच्छे से इंटरव्यू दूँगी। मगर मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू अराउंड 10 टू 12 मिनट्स चला था और जब मैं रूम से बाहर आई थी तो मैं रो रही थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ है, एकदम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर इवेंचुअली जब रिज़ल्ट आया तो मार्क्स तो हमारे अभी नहीं आए हैं, मगर अच्छा ही रहा होगा तभी रैंक आई है। जब रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको इतनी अटेंशन मिलती है, सारे लोग मतलब आप हो सकता है 4-5 सालों से अपने बहुत सारे रिलेटिव से ना मिले हों, वो भी आके आपको फ़ोन करेंगे, आपको मिठाई खिलाएँगे, बहुत अटेंशन मिलती है। लेकिन इस समय पे भी ग्राउंडेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ ज़रूर से याद रखनी पड़ेगी कि जब आप उन स्ट्रगलिंग डेज़ में थे, तो कौन लोग आपके साथ थे। उनको याद रखिए क्योंकि अब वो लोग तो ऐसा जता रहे हैं ना कि आप क्या बन गए हैं, मगर आप कुछ नहीं बने हैं, आप वही हैं जो आप पहले थे। तो ग्राउंडेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं इनमें टाइम लगता है, मगर आप मेहनत करते रहिए। लगातार मेहनत ही आपको सक्सेस दे सकती है। और जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में तो आप 3 चीज़ ही कहते हैं कि फर्स्ट रेपिटिशन, फिर रिटेन करना उसको और फिर उसको रिप्रोड्यूस करना। ये 3 आर का फ़ॉर्मूला आपको फ़ॉलो करना चाहिए, तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। अब रिज़ल्ट आ गया है और मेरी रैंक 1 आई है। अब इसके आगे मैं एक जुडिशियल ऑफ़िसर बनूँगी। जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। आप ये कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं इस चीज़ पर पूरी कोशिश करूँगी कि जो पावर मेरे हाथ में आएगी मैं उस चीज़ का अच्छे से काम कर सकूँ। जैसे कि मैं एक विमेन हूँ और विमेन सेंट्रिक केसेस जो होते हैं उसमें विमेन जजेस को प्रेफर किया जाता है कि वो इस केसेस को डील करें। तो उन सारी चीज़ों को मुझे लगता है मैं ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाऊँगी, तो मैं उनको बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश करूँगी। और इस पोस्ट के साथ जो एक गरिमा है, उस चीज़ को मैं मेंटेन करके रखना चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जोश टॉक्स, आशा के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी को यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं हमेशा एस्पिरेंट्स, जैसे अभी तक मेरी जितनों से बात हुई है, मैं यही कहती हूँ
पहली चीज़ कि आपको कभी कट ऑफ के लिए एम नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा हाईएस्ट मार्क्स के लिए एम करना चाहिए। क्योंकि जब आप कट ऑफ के लिए एम करते हो तो आप ना मिनिमम एफर्ट देते हो कि इतना तो मुझे लाना है, मैं इतना पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आप हाईएस्ट मार्क्स के लिए एम करते हो तब आप अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हो, और जब आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दोगे तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। इसलिए कभी भी कट ऑफ के लिए एम मत करिए। सेकेंडली, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। कमरे में बंद होकर पढ़ने वाला चीज़ पुरानी हो गई, आपको वैसा एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखनी है। तो बी पॉजिटिव और इस पे काम करते रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दूसरे बच्चों का दिन 8 बजे 7 बजे शुरू होता है, वहाँ पर हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का दिन उनसे कुछ घंटे पहले शुरू होता है। मैंने कोशिश की, उठकर मैंने दोबारा खेलने का ट्राई किया, बट वो कंपटीशन मेरा उस साल का वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन था। मैं उनकी जगह पर क्यों नहीं हूँ? वो इतने अच्छे मूव्स कर रहे हैं, वो इतना अच्छा मूवमेंट के साथ खेल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? एक फौजी के लिए उसकी वर्दी, एक डॉक्टर के लिए उसका कोट, वैसे ही मेरे लिए मेरा मास्क और मेरी ये जर्सी मेरी एक पहचान है।